नमस्ते। आज हम एक ऐसे आइडिया को कुरेदने वाले हैं जो सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही चौंकाने वाला भी है। हम्म। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सेहत, हमारी जेब में कितना पैसा है और हमारी कामयाबी, ये सब बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर से तय होता है? बिल्कुल यही सवाल है। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति के कुछ हिस्से हैं। हम्म। और आज हमारा मकसद ये समझना है कि क्या सच में हमारे अंदर कोई ऐसी छिपी हुई शक्ति है जो हमारे विचारों को हकीकत में बदल सकती है। तो चलिए खोद कर देखते हैं इस आइडिया को। हाँ, और ये आइडिया नया नहीं है। बस इस किताब ने इसे बहुत सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाया। इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो मन है। दो मन। हाँ, एक है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है। और दूसरा है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, ओके। जो एक विशाल शक्तिशाली मशीन की तरह है, लेकिन वो तर्क नहीं करता। वो बस उन विचारों और विश्वासों को स्वीकार कर लेता है जो हमारा चेतन मन उसे लगातार भेजता रहता है, और फिर उन्हें हकीकत बनाने में जुट जाता है। डॉक्टर मर्फी, जिन्होंने पूर्वी धर्मों का भी गहरा अध्ययन किया था, मानते थे कि ये अवचेतन मन हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, तो ये किताब में दिए गए जहाज के कप्तान और इंजन रूम वाले उदाहरण की तरह हुआ। हाँ, बिल्कुल। चेतन मन कप्तान है जो ब्रिज पर खड़ा होकर आदेश देता है, बाएं मुड़ो या तेज चलो। और अवचेतन मन वो विशाल इंजन रूम है जो नीचे बिना सवाल किए बस उन आदेशों को पूरा कर देता है। एग्जैक्टली उसे ये नहीं पता कि आगे चट्टान है या खुला समंदर। उसका काम बस आदेश मानना है। और यहीं पर सुझाव यानी सजेशन का खेल शुरू होता है। अवचेतन मन सुझावों पर काम करता है। ये सुझाव बाहर से भी आ सकते हैं और अंदर से भी। अच्छा। जैसे किताब में एक नाविक का किस्सा है जो जहाज पर एक यात्री को मजाक में कह देता है, अरे आपका चेहरा पीला पड़ रहा है, लगता है समुद्री बीमारी होने वाली है। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा। और बस इतना सुनकर ही वो यात्री सच में बीमार महसूस करने लगता है। उसके अवचेतन मन ने उस नकारात्मक सुझाव को एक आदेश की तरह ले लिया और शरीर ने वैसे ही प्रतिक्रिया दी। इसे हेटेरोसजेशन यानी बाहरी सुझाव कहते हैं। ये तो खतरनाक है। मतलब कोई भी हमें कुछ भी कह दे और हमारा मन उसे सच मान लेगा क्या? इससे बचने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। यहीं पर ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव काम आता है। हमारा चेतन मन एक गेटकीपर की तरह है। हम चुन सकते हैं कि कौन से सुझाव अंदर जाएंगे। ओके। किताब में एक गायिका की कहानी है जिसे स्टेज पर जाने से इतना डर लगता था कि उसके गले की मांसपेशियां ऐंठ जाती थीं। अच्छा। हाँ, उसने इस डर पर काबू पाने के लिए एक तकनीक अपनाई। वो दिन में 3 बार एक शांत कमरे में बैठकर खुद से 5-6 मिनट तक कहती, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत हूँ, संतुलित हूँ और आत्मविश्वास से भरी हूँ। मतलब खुद को ही सुझाव दे रही थी। बिल्कुल, उसने जानबूझकर अपने अवचेतन मन को एक नया सकारात्मक आदेश दिया। धीरे धीरे इस नए आदेश ने पुराने डर को मिटा दिया और वो एक सफल गायिका बन गई। ठीक है, डर जैसी मानसिक चीज पर काबू पाना तो समझ आता है, लेकिन किताब तो इससे भी एक बड़ा दावा करती है सेहत को लेकर। हाँ, मतलब शारीरिक बीमारियों पर भी मन का कंट्रोल हो सकता है। इसमें 1840 के दशक के एक सर्जन डॉक्टर जेम्स एसडेल का जिक्र है। ये कहानी तो अविश्वसनीय लगती है। हाँ, ये हैरान करने वाली है, लेकिन ये सुझाव की शक्ति का एक चरम उदाहरण है। डॉक्टर एसडेल स्कॉटलैंड के सर्जन थे जो बंगाल में काम करते थे। राइट। उस जमाने में क्लोरोफॉर्म या ईथर जैसे एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल आम नहीं हुआ था। तो 1843 से 1846 के बीच डॉक्टर एसडेल ने करीब 400 बड़े ऑपरेशन किए। 400? हाँ, अंग काटना, ट्यूमर निकालना, कैंसर की गांठें हटाना, और ये सब बिना किसी केमिकल एनेस्थीसिया के। एक मिनट, बिना एनेस्थीसिया के? ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। तो वो करते क्या थे? क्या ये हिप्नोसिस या सम्मोहन जैसा कुछ था? आप इसे एक तरह का गहरा हिप्नोटिक स्टेट कह सकते हैं। वो मरीजों को ऑपरेशन से पहले लगातार ये सुझाव देते थे कि उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा, कि वो एक गहरी नींद में है। सिर्फ बोलकर? हाँ, वो मरीजों के अवचेतन मन को ये विश्वास दिला देते थे कि उनका शरीर दर्द महसूस नहीं कर सकता, और नतीजा ये होता था कि मरीजों को सच में कोई दर्द नहीं होता था। यकीन नहीं होता। और सिर्फ यही नहीं, मृत्यु दर भी 25% से घटकर सिर्फ 5% रह गई थी,
क्योंकि मरीज सदमे से नहीं मर रहे थे। ये दिखाता है कि हमारे अवचेतन मन का हमारे शरीर की हर प्रक्रिया और हर अनुभूति पर पूरा नियंत्रण है। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाली बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सच में विश्वास कर ले कि वो ठीक हो सकता है तो वो हो जाएगा। काफी हद तक, हाँ। किताब में 16वीं सदी के चिकित्सक पारासेल्सस का जिक्र है कि तुम्हारी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, तुम्हें परिणाम समान ही मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शक्ति उस वस्तु में नहीं है जिसमें आप विश्वास कर रहे हैं, शक्ति आपके अपने विश्वास में है। अच्छा। अगर कोई मानता है कि किसी खास ताबीज को पहनने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो वो ताबीज की वजह से नहीं, बल्कि अपने अटूट विश्वास की वजह से ठीक होता है। उसके विश्वास ने उसके अवचेतन मन को ठीक होने का आदेश दिया और अवचेतन मन ने शरीर की जो हीलिंग पावर्स हैं उनको सक्रिय कर दिया। अवचेतन मन के लिए सच या झूठ का कोई मतलब नहीं, उसके लिए सिर्फ विश्वास का मतलब है। ठीक है, शरीर और मन का कनेक्शन तो फिर भी समझ आता है, लेकिन किताब इस सिद्धांत को बाहरी दुनिया पर भी लागू करती है, जैसे कि पैसा कमाना। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इसे कैसे समझाया गया है? किताब कहती है कि गरीबी एक मानसिक रोग है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। हाँ, ये लाइन थोड़ी कठोर जरूर है, लेकिन लेखक का मकसद सोच पर चोट करना है। उनका कहना है कि अगर कोई इंसान लगातार गरीबी, कमी और तंगी के बारे में सोचता है, शिकायत करता है, तो वो अपने अवचेतन मन को यही संदेश भेज रहा है कि मुझे और गरीबी दो। ओह, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बस उस मानसिक तस्वीर को हकीकत में बदल देता है। अगर कोई हमेशा महसूस करता है कि मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता, तो उसका अवचेतन मन ऐसे हालात पैदा करेगा कि उसके पास सच में कभी पर्याप्त पैसा न हो। तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के उस लड़के की कहानी है जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने क्या किया? उसने एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक अपनाई। वो हर रात सोने से पहले कल्पना करता था कि उसकी दीवार पर एक मेडिकल डिप्लोमा टंगा है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा है। सिर्फ कल्पना करता था? हाँ, लेकिन पूरी शिद्दत से। वो उस तस्वीर को रोज रात को साफ साफ देखता, उसे छूता, उसे महसूस करता, जब तक कि वो उसे हकीकत न लगने लगे। उसने इस मानसिक तस्वीर को इतनी भावना और विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन में बिठा दिया कि एक दिन असल में उसकी मुलाकात एक नामी डॉक्टर से हुई। अच्छा? और वो डॉक्टर उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाया और उसे मॉन्ट्रियल भेजा। आज वो मॉन्ट्रियल का एक मशहूर डॉक्टर है। ये बात दिलचस्प है, लेकिन थोड़ी उलझी हुई भी है। किताब में एक जगह लिखा है कि दूसरों की दौलत से जलना अपनी दौलत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्या ये सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स की बात है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक तर्क है? इसके पीछे गहरा तर्क है। जब हम किसी दूसरे की सफलता या दौलत से जलते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, तो हम अनजाने में अपने अवचेतन मन को दो संदेश भेज रहे होते हैं। दो संदेश। पहला कि दौलत कोई बुरी चीज है, तभी तो हम उसे देखकर नेगेटिव महसूस कर रहे हैं। और दूसरा, हम ये विश्वास कर रहे हैं कि वो दौलत हमसे दूर है, हमारे लिए नहीं है, तभी तो हम जल रहे हैं। अवचेतन मन इस संदेश को पकड़ लेता है और दौलत को हमसे दूर रखने लगता है। ये बात तो सही है। इसके विपरीत, जब आप किसी की सफलता पर ईमानदारी से खुश होते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को संदेश देते हैं कि सफलता एक अच्छी चीज है और ये संभव है। आप समृद्धि के विचार को स्वीकार कर रहे होते हैं। राइट। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सिर्फ मैं लखपति हूं, तोते की तरह रटने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप अंदर से समृद्धि को महसूस ना करें। तो इन सब कहानियों में एक चीज कॉमन है, डर। चाहे वो स्टेज का डर हो, गरीबी का डर हो या बीमारी का डर हो, डर कैसे इस पूरे सिस्टम को जाम कर देता है? डर को किताब में सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। डर अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली नकारात्मक सुझाव है। ओके। जब आप डरते हैं तो आप ठीक उसी चीज की कल्पना कर रहे होते हैं जो आप नहीं चाहते। और जैसा कि हमने देखा, अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता। वो आपकी डर वाली कल्पना को ही एक आदेश मान लेता है। तो डर को भगाने का तरीका क्या है? उसे एक उससे भी ज्यादा मजबूत इच्छा से बदलना। जैसे वो आदमी जिसे पानी से डर लगता था? हाँ, बिल्कुल। वो 10 साल की उम्र में स्विमिंग पूल में गिर गया था और तब से पानी के पास जाने से भी डरता था। एक दिन उसने तय किया कि वो इस डर पर काबू पाएगा। कैसे? उसने एक नई मानसिक तस्वीर बनाई। वो रोज
दिन में कई बार आंखें बंद करके कल्पना करता कि वो एक स्विमिंग पूल में है, पानी ठंडा और साफ है और वो बहुत आराम और खुशी से तैर रहा है। तो उसने पुरानी याद को नई कल्पना से रिप्लेस कर दिया। एग्जैक्टली उसने अपने मन को इस नई तस्वीर से इतना भर दिया कि अवचेतन मन ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ ही हफ्तों बाद वो सच में तैरना सीख गया। इसका सिद्धांत सरल है, अवचेतन मन एक साथ दो विरोधी विचारों को नहीं रख सकता। आप एक ही समय में खुशी से तैरने की कल्पना और डूबने के डर को महसूस नहीं कर सकते। एक को दूसरे को बाहर निकालना ही होगा। और शायद किताब की सबसे चौंकाने वाली और क्रांतिकारी बात उम्र को लेकर है। लेखक कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और ये इस विचार पर आधारित है कि हम बूढ़े इसलिए नहीं होते कि हमारा शरीर थक गया है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम बुढ़ापे के विचार को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं। हाँ, हम समाज से, मीडिया से लगातार सुनते हैं कि 60 के बाद उत्पादकता खत्म हो जाती है, 70 के बाद याददाश्त कमजोर हो जाती है। हम इन नकारात्मक सुझावों को सच मान लेते हैं और हमारा अवचेतन मन शरीर को वैसे ही निर्देश देने लगता है। लेखक का कहना है कि अवचेतन मन तो समय और उम्र से परे है, वो अजर है। मतलब समाज हमें जो बताता है कि 60 के बाद सब खत्म, हम उसे ही सच मान लेते हैं और हमारा शरीर उसी कहानी को जीने लगता है। बिल्कुल। लेखक अपने पिता का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने 65 साल की उम्र में फ्रेंच सीखना शुरू किया और 70 की उम्र तक उसके विशेषज्ञ बन गए। वाह। 99 साल की उम्र तक उनका दिमाग उतना ही तेज और सक्रिय था जितना 20 साल की उम्र में होता है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि उम्र ज्ञान और अनुभव लाती है, अंत नहीं। वो मानते थे कि आप उतने ही युवा और उपयोगी हैं जितना आप खुद को मानते हैं। तो अगर आप सोचते रहेंगे कि आप सीख रहे हैं, तो आप सीखते रहेंगे। हाँ, अगर आप लगातार सीखने, बढ़ने और योगदान देने के विचार सोचेंगे, तो आपका शरीर और मन उसी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करेगा। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो सार ये निकलता है कि हमारे अंदर एक ऑटो पायलट सिस्टम है जो तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता, बस हमारे सबसे गहरे विश्वासों और लगातार दोहराए गए विचारों को सच करने में लगा रहता है। चाहे हम चाहें या ना चाहें, यह सिस्टम 24 घंटे काम कर रहा है। तो सारा खेल इस बात पर है कि हम अपने चेतन मन से, जो कि हमारा गेटकीपर है, इस सिस्टम तक सही संदेश कैसे पहुंचाते हैं। बिल्कुल। ये अपने मन के बगीचे का माली बनने जैसा है, जहां में लगातार जंगली घास फूस यानी नेगेटिव विचार को उखाड़ना है और अच्छे बीज मतलब पॉजिटिव विचार बोने हैं। और जाते जाते एक विचार, किताब में प्रार्थना या अपनी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचाने की कई तकनीकें बताई गई हैं। हाँ, जैसे मानसिक फिल्म विधि या धन्यवाद तकनीक, जिसमें आप अपनी इच्छा पूरी होने से पहले ही ऐसे धन्यवाद देते हैं जैसे वो पूरी हो चुकी है। ये सब तरीके असल में एक ही काम करते हैं, आपकी इच्छा को एक स्पष्ट तस्वीर और गहरी भावना के साथ अवचेतन मन तक पहुंचाना। सही। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा मन इतना शक्तिशाली है और हमारे सबसे गहरे महसूस किए गए विचार हकीकत बनते हैं, तो हम दिन भर अनजाने में अपने अवचेतन को क्या-क्या संदेश भेज रहे होते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हमारी आम बातचीत, हमारी चिंताएं, हमारी शिकायतें, ट्रैफिक बहुत है, महंगाई बहुत है, मेरी किस्मत ही खराब है, ये सब भी तो एक तरह की प्रार्थना ही है। बस हम उन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं जो हम नहीं चाहते।